हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के हिंदी पुस्तक वर्णिका भाग 2 को देख रहे हैं, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसका संपूर्ण विश्लेषण के साथ साथ संपूर्ण चैप्टर से हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी छांटने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो में किसी तरह की कोई त्रुटि आती है या किसी तरह से आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। और अगर चैनल पे नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन और हम आपके लिए अच्छे तरीके से और भी प्रिपरेशन का जो नोट्स होता है या कह सकते हैं टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे आपको हम उपलब्ध अवश्य करा देंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग सबसे जो पहले यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से सबसे पहले जो आपको हम बताएंगे वह पहले चैप्टर से बताएंगे। और पहला चैप्टर जो हम लोगों का है, आप लोग जैसा कि जान रहे होंगे, पहला चैप्टर हम लोगों का है यहाँ से दही वाली मगम्मा। जी हाँ, हम लोग आज देखेंगे दही वाली मगम्मा, जो श्रीनिवास के द्वारा लिखी गई है। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा सा पहले चैप्टर राइटर के बारे में जान लें। तो यहाँ से देखिए बताया गया है दही वाली मगम्मा, जिनके राइटर हैं श्रीनिवास दास जी। तो आइए देखते हैं। कहता है श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है। आप सबसे पहले ये पॉइंट्स को अवश्य नोट कर लें कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो मास्ती वेंकटेश अयंगर है। इनका जो जन्म होता है वह 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार कर्नाटक में होता है। और इनके देख सकते हैं, इनका जो श्रीनिवास जी का देहावसन जो हो चुका है, देहावसन हो चुका है। वे कन्नड़ साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। आप ध्यान रखेंगे, ये कन्नड़ साहित्य के रचनाकार हैं। उन्होंने कविता, नाटक, आलोचना, जीवन चरित्र आदि साहित्य की प्राय सभी विधाओं में उल्लेखनीय योगदान दिया है। साहित्य अकादमी ने उन्हें कहानी का संकलन संपन्न कथेगुल्लू को सन 1968 में पुरस्कृत किया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है। यह कहानी कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से साभर ली गई है। इस कहानी के अनुवादक BR नारायण है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, और साथ में ये भी आपको याद रखना है कि यह कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट से साभर ली गई है। तो उम्मीद है यह पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से जो हम लोग देखेंगे, एक औरत की कहानी, एक 3 लोगों की कहानी कह सकते हैं, एक सास, एक बहू और एक पोते, और एक बेटा का भी है, लेकिन उतना इसमें रोल उसका अदा नहीं है, लेकिन 3 लोग इनका मुख्य पात्र हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से देखिए कहता है कि मगम्मा वर्षों से अपनी बारी से दही दिया करती है। बेंगलुरु की तरह दूसरे शहर में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को बारी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि बारी क्या कहते हैं, तो ये महीना के बाद पैसे लेने वाले सिस्टम जो है उन्हें लोग बारी कहते हैं। तो उम्मीद है यह पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। पर लगता है कि बेंगलुरु ऐसी बारी का रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती, तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती है। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसके पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यह हमारे उसकी बारी की रीति है। वह औलूर के पास किसी गांव की है। आप इसको नोट कर लेंगे, मगम्मा कहाँ की थी, तो ये औलूर के पास की किसी गांव की रहने वाली थी। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। देखिए यह कहते हैं उनके गांव का जो नाम है वह वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। इस कहानी में बताया गया। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता, और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना होता। मैं उससे जरा अच्छी तरह बात करती हूँ, इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती, और न रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर गाँव जाती। ऐसा मौकों पर यदि मेरे पास उस समय होता तो वह अपना दुख सुख भी बताया करती। मुझे भी सुख दुख पूछती। मुझे भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हाड़े में छेद कर दिया, तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती है। तो आप ये सभी पॉइंट्स यहाँ से देख सकते हैं।
देखिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई 1 महीने पहले की बात है। मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज़ लगाई। क्या लगाई आवाज़, देखिए। दही लोगी माँ जी, मैं भीतर कुछ कर रही थी। मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा और पास जाकर दही दो कहकर अपने हथेली हाथ फैलाया। मगम्मा ने मटकी से थोड़ी अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली पर डाल दिया। देख सकते हैं आप लोग, हथेली पर डाल दिया और बोली जरा माँ जाकर माँ जी को कह जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। इतने में मैं आ गई। मगम्मा बोली माँ जी, सोने जैसा बेटा पैदा किया है, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। पर इन सबसे क्या, लड़के के बड़े होने की देर है, फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा कहता करता पीछे पीछे घूमता है, उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। मैंने पूछा मगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। ये कहती है मगम्मा अपने बारे में कि माँ जी अभी आपने जो बेटा पैदा किया है ना, वो बहुत सोने जैसा है, वह इतना अच्छा है कि कह नहीं सकते। लेकिन इस सब बात को छोड़िए, जैसे ही वह बड़ा होगा उसे पता तक नहीं चलेगा कि जो जिसे मैं अम्मा अम्मा कहकर पीछे पीछे घूमता फिरता था, वह अम्मा शायद आज जिंदा है या मर गई। तो इस पर वे बोलती हैं, जो जिनको वह दही देती थी, उस वह बोलती है कि मगम्मा क्या हो गया, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी, भावरे लेकर आया। पति ही बात जब नहीं पूछता तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। वह कहने लगी अरे माँ जी, मेरे भाग में एक अच्छी धोती नहीं थी और किसी और ने पहन ली। वे कहती है कि अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी और वह किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी से के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है, पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है ना, काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। मैं बोली हाँ मगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। मगम्मा अपना दुख शेयर करती है माँ जी से। कहते हैं कि माँ जी, आज का ज़माना बहुत बदल चुका है। अगर घर वाला घर में आए तो आप सज धज कर रहिए, आप नए नए कपड़े पहन कर रहिए, ताकि घर वाला का मन आपके ऊपर बस जाए। और वह क्योंकि जो मर्द होते हैं या जो घर वाले होते हैं ना, उनका मन बड़ा चंचल होता है, वे कहीं और चले जाते हैं। और इस पर मगम्मा की बात सुनकर माँ जी को हंसी भी आती है, और उसके अंदर जो छुपी बात है या छुपी दुख है, उसको भी माँ जी समझ पाती हैं और कहती कि हाँ मगम्मा, तुम्हारी जो बात है ना, वह एकदम बिल्कुल 16 आने सच है। बाद में मगम्मा बोली देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जागता है। ऐसे लोगों की देखिए यहाँ से, ऐसे लोगों की तृप्त करने यहाँ से ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज बनाकर दीजिए। आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत कहिए। पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देने चाहिए। ये हैं सबसे बड़े टोने टोटके। घर वाली ऐसा करे तो घर वाला घर में कुत्ते की तरह रहता है, अगर ऐसा न करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मगम्मा की बात में चमत्कार से आश्चर्य हुई। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया।
मगम्मा कहती है कि अरे माँ जी, ये सब टोना टोटका की बात छोड़िए, जड़ी बूटी की बात छोड़िए, ये सब तो कहावत है, लेकिन मेन मुद्दा तो यहाँ पे यह है कि आप जब घर में घर वाला रहे तो उसके सामने कपड़े लत्ते अच्छे पहनकर और दुख ही भी रहने पर उनके सामने हंसकर बातें करिए। अगर ज़रूरत पड़े तो उनके हथेली में 1-2 रुपये थमा दीजिए और रोज़ रोज़ सामान को न मंगा करके एक ही दिन मंगा लीजिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपका घरवाला कुत्ते की तरह आपके पीछे पीछे घूमता रहेगा, वह इधर उधर गली में या कहीं भी भटकेगा नहीं। यही चीज़ वह समझाना चाहती थी मगम्मा माँ जी को। आगे बढ़िए तो कहता है कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। मैंने पूछा क्यों मगम्मा, ऐसी क्यों हो? वह बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी ज़रूरत नहीं। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे। मैंने कहा क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया क्या? उसने कहा हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। तो मैंने कहा क्यों री राजसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो? मेरे ऊपर चढ़ बैठी। खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उसे कह दिया मैं तेरे घरवाले की माँ हूँ। बोला कि मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तू मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है, आने तो दो उसे। वह महाराजा घर आया। उससे मैं बोली देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही चार सुनाती है। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। इस पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे, लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक है मुझे। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया, मुझे क्या अक्ल सिखाने चली है? जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये सभी बात वह मगम्मा अपने घर की जो दुख थी वह माँ जी को सुनाती है। आगे बढ़िए तो कहता है इस पर वह बोला हाँ 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 माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल गई। क्या कहता है रे, बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक और मुझे गाली दे तो भी ठीक, बहुत अच्छे। कल वह कह दे कि माँ को निकाल तो तू निकाल बाहर करेगा। इस पर वह बोला और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे? मैंने पूछा मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल हैं, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ? मैंने पूछा तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं? इस पर उसने साफ कह दिया तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं। मैं उस तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर मैं चली आई माँ जी। तो ये सभी अपने दुख को बताया और कहा कि जब मैंने पोते को पीटते देखा तो मैंने मना किया और उसके बाद अपने बेटे से कहा तो वो भी मुझे ही समझाता है और कहता है कि जाने दो नमा, उसका बेटा, उसे पीटने दो, तुम क्यों उसके चक्कर में पड़ती हो? वह उसे पैदा किया तो उसका हक तो उस पे बनता है ना। और इतना ही नहीं, जब मैंने कहा कि अच्छा ठीक है तो ऐसी बात है, तो वह यह भी कहने की कोशिश करता है कि अगर घरवाली को मैं उसका सहारा न दूं तो उसे कौन देगा? तुम्हारे पास तो गाय बैल हैं, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो वह मगम्मा कहती तो क्या मैं तुमसे अलग हो जाऊं? तो बेटा इस पर जवाब देता है कि जो तुम्हारी मर्जी माँ। और इस पर मगम्मा कहती कि ठीक है बेटा, तो आज दोपहर से हम अलग हो जाते हैं। और इतना कहने के बाद वह दही लेकर चली आती है। आगे बढ़िए तो कहता
देखिए यहाँ से, मैं दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन मगम्मा आई तो पिछले दिन जैसे दुखी नहीं दिख रही थी, लेकिन मन पहले की तरह हल्का नहीं था। मैंने पूछा, झगड़ा निबट गया कि नहीं? इस पर उसने जवाब दिया, वह निबटने देगी क्या? कल दही बेचकर गई तो मेरे बर्तन भांडे अलग कर दिए थे। एक कुठले में रागी और एक में चावल, थोड़ा सा नमक मिर्च सब एक तरफ रखकर खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर पांव पसारे बैठी थी। आप बताइए माँ जी, झगड़ा कैसे निपटेगा? मैंने थोड़ा हिट्टू बनाकर खाया। शादी के बाद बेटा कभी अपना रहता है माँ जी? ठीक है, जब उसे नहीं चाहिए मैं ही क्यों जबरदस्ती करूं? अलग ही रहने लगी माँ जी। रोज उस बच्चे को थोड़ा सा दही देकर बाद में बेचने आया करती थी। आज ठीक उसी समय वह उसे बच्चे को लेकर कहीं चली गई थी। मैं जानती हूँ कि उसकी यह चाल है कि मैं उस बच्चे से बात न कर पाऊँ। इतनी छोटी सी बात की कैसी रामायण बनती जा रही है, मुझे आश्चर्य हुआ। वह कहती है कि माँ जी, कैसे बात निबट सकती है? जब मैंने दही बेचकर घर गया तो देखा कि मेरा जो भी बर्तन भांडा है सब अलग कर दिया है, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चावल और रागी कुठले में रख दिया है, और खुद खाकर और अपने पति को खिलाकर वह पांव पसारे बैठी थी। और जिस समय मैं दही बेचने आती थी उस समय उसके बेटे को यानी मैं अपने पोते को थोड़ा सा दही देती थी, लेकिन आज उस पोते को लेकर वह कहीं चली गई। छोटी सी बात को कैसे वह रामायण बनाती जा रही है माँ जी, इस पर आश्चर्य हुआ। पर मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। इधर उधर की कुछ बातें करके मैंने मगम्मा को विदा किया। बाद में एक दिन मैंने वह बात उठाई ही नहीं, ऐसा लगा कि वह अलग ही रहने लगी। एक दिन उसी ने पूछा, माँ जी आप तो मखमल पहनती है ना, वह कैसे गज मिलती है? मैंने पूछा, क्यों मगम्मा? तो वह बोली, इतने दिन तो बेटे और पोते के लिए पैसा पैसा जोड़ती रही, अब भला क्यों जोड़ूं? मैं भी एक मखमल की ब्लाउज पहनूंगी। मैंने कहा, एक ब्लाउज के साथ 8 रुपये लगते हैं, ध्यान रखेंगे। वह मखमल की ब्लाउज की बात कर रही थी और उसका जो ब्लाउज की कीमत थी वह 7-8 रुपये की थी। लगते हैं मगम्मा। उस दिन मगम्मा ने जाकर दर्जी से वह कपड़ा लिया और वहीं सिलने दे दिया। दूसरे दिन पहनकर आई, मुझसे कहने लगी, देखिए माँ जी, मेरा सिंगार। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, वह तो किसी के पीछे लगा था। मैंने बेटे के लिए पैसे जोड़े, अब वह लड़का ऐसा हो गया, अब कैसा है मेरा सिंगार? मुझे लगा कि बेटे से अलग होने के कारण दुख से मगम्मा को जरा मति भ्रम हो गया है। जब ज्यादा दुख आ जाता है तब हर किसी को ऐसा ही हो जाता है। मैंने कुछ न कहा पर सोचा इस जैकेट के कारण उसे किसी दूसरे से झगड़ा मोल लेना पड़ेगा। उनके गांव का एक लड़का बेंगलुरु में पढ़ रहा था। वह फिरंगियों की तरह अथवा पढ़े लिखे हम जैसों की तरह जरा नफासत में कॉलर टाई पहनता था, जरा शौकीन था। उसने एक दिन मगम्मा को देखकर पूछा, क्या बात है अम्मा, एकदम मखमल की जैकेट ही पहन ली? तब मगम्मा ने कहा, क्या रे लड़के, यूं बढ़कर बातें कर रहा है? तू गले में फांसी लटकाए घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती? दोनों में तू मैं हो गई। पास खड़े 4 लोग हंस पड़े। यानी जब मगम्मा मखमल की ब्लाउज पहनकर निकली तो उसी गांव के एक लड़का पढ़ता था शहर में, और वह शहर से गांव में आया था और वह जरा शौकीन था, बेंगलुरु में पढ़ रहा था लेकिन गांव में आया और वह टाई कलर पहनता था, शौकीन था। और एक दिन मगम्मा को देखकर कहा, क्यों माँ जी, क्यों अम्मा, एक मखमल की जैकेट पहन ली? तब मगम्मा ने कहा, क्यों रे लड़के, तू बढ़ कर बात कर रहा है? जरा तू गले में फांसी लटकाए घूमता है तो क्या मैं जैकेट नहीं पहन सकती? ऐसा उसने मतलब गुस्से में जवाब दिया। आगे बढ़िए तो कहता है, अगले दिन मगम्मा ने ही यह बात मुझसे सुनाई। दूसरों की बात तो दूर, उस बहू ने भी मगम्मा को सुनाते हुए कहा था। बहू को एक जैकेट सिलवाकर नहीं दी, सास अलग हो गई और अब मखमल की जैकेट पहनने लगी है। मगम्मा ने ब्याह में बहू को कर्णफूल, कड़े, झुमकी, कान की जंजीर, कंठी और तगड़ी सब दिया था। बाद में भी साल के साल कोई न कोई गहना बनवा देती थी। वह तो बहू को याद नहीं रहा। मगम्मा उसकी बात सुनकर 1-2 बार तो चुप रही। बाद में वह अपने
को रोक ना पाई। एक दिन रात को जाकर बेटे से कह दिया, तेरी घरवाली बड़ी बड़ी बातें बनाती है, मेरे जैकेट पर ताने कसती है, कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया। क्या मैंने कुछ नहीं दिया? कड़े कनफूल, झुमकी, पदक, क्या यह सब मेरे दिए हुए नहीं? बहू ने पति को बोलने का मौका नहीं दिया। वह बोली, अब तो घरवाला भी नहीं, ऊपर से बुढ़िया भी हो गई हो, अब कर्णफूल और तगड़ी पहनोगी, ले जाओ पहन लो। बैठे पति ने उससे कहा, क्यों री तू बकवास किए जा रही है? फिर माँ से बोला, हाँ माँ, मैं तुम लोगों का झगड़ा पसंद नहीं करता, अगर तुम्हें चाहिए तो सारे जेवर ले जाओ। मगम्मा बोली, माँ जी, रास्ता चलने वाले भी इस तरह से बातें नहीं करते, चाहिए तो जेवर लेकर चली जाओ। कहकर उसने सारा दोष मुझ पर ही मढ़ दिया। अब यह जन्म किस लिए? यानी बेचारी को इतना दुख हुआ कि सभी लोग उसको दुख का ही बात सुनाया, ताने ही दे रही थी। यहाँ तक कि रास्ते चलने वाले लोग की बात छोड़ो, यहाँ तक कि उसके जो बेटे और बहू थे वे लोग भी इस पे ताना कसना शुरू कर दिया था। आगे बढ़िए तो कहता है कि यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, वह भी इसलिए कि बुढ़िया ने अपने पोते को पीटने से मना किया था ना। भला यह सब क्या हो रहा है? बात मुझे बाद में समझ आई। जहाँ भी देखो झगड़े के कारण ऐसे ही होता है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती है। बेकार के झगड़े उठ खड़े होते हैं, उससे संबंधित सभी लोगों को बेहिसाब दुख उठाना पड़ता है। कुछ दिन बाद एक दिन मगम्मा बोली, माँ जी आप बहुत भली हैं, मेरे पास थोड़े से पैसे रखे हैं, उसे कहीं बैंक में रखवा दीजिए। उस पर कई लोगों को आंखें लगी है। मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया? वह बोली, माँ जी, कल की बात है, हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक आदमी है। ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट्स पूछा जा चुका है कई बार। रंगप्पा नाम का एक आदमी है, वह कभी कभार जुआ खेलता है, बड़ा शौकीन तबीयत का है। मैं तब दही लेकर आ रही थी तो वह कहीं से टपक पड़ा और पूछने लगी, क्यों मगम्मा, अच्छी तो हो? मैंने कहा, क्या अच्छा क्या बुरा, जो है तुम्हें पता नहीं? वह बोला, हाँ भाई, तुम्हारा कहना ठीक है, आज के ज़माने में भला कौन सुखी है? आजकल के लड़कों की जबान का क्या ठिकाना, हमारी उम्र के लोगों को तो बस देखते रहना ही पड़ता है और कर भी क्या सकते हैं। वह वैसे ही साथ चला आया। रास्ते में अमराई का कुआं है, आप इसको नोट कर लेंगे। रास्ते में अमराई का कुआं है। वहां से गुजरते समय मुझे डर सा लगा। मैं सोचने लगी, पता नहीं यह क्या कर डाले। आंटी में काफ़ी पैसे थे। आंटी मतलब वह जिसमें पैसा रखती थी, झोरी, उसमें पैसे काफ़ी थे। कहीं इसी के लिए तो पीछे पीछे नहीं आया। वह बोला, जरा चूना दोगी? मैंने दे दिया। वह लेकर बीच में बोला, मगम्मा, मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज दोगी? इस बार रागी बेचते ही लौटा दूंगा। मैं बोली, अरे भैया, मेरे पास पैसे कहाँ? तब वह कहने लगा, जाने दो मगम्मा, क्या हमें पता नहीं? पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से भला क्या मिलता है? फिर थोड़ी देर बाद वही बोला, तुम्हारा बेटा तुम्हारा साथ नहीं रहता तो मैं तुमसे कर्ज नहीं मांगता। मैं जानता हूँ तुम अपनी बहू के लिए कोई न कोई चीज वस्त्र बनवाती रहती हो। अब वह बात तो नहीं रही। देखिए माँ जी, औरत अगर अकेली हो जाती है तो लोगों की आंखें उसकी तरफ लग जाती है। मैंने मगम्मा से कहा, मैं अपने घरवाले से पूछकर बताऊंगी। मैंने उनसे इस बारे में कोई बात नहीं की। दूसरे दिन मगम्मा ने दही लेने के बाद आंटी से एक थैली निकाली और कहने लगी, माँ जी, जरा भीतर चलो, गिन लो। मैं बोली, मैंने अभी उनसे पूछा नहीं, अभी रखे रहो, फिर ले आना। मगम्मा कहने लगी, मुझे बहुत डर लगता है माँ जी। आज भी रंगप्पा आया था अमराई के कुआं के पास तक। कहने लगा, जरा बैठो मगम्मा, ऐसी जल्दी क्या है? मेरे पास ये पैसे भी थे। मेरे दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं नहीं रुकती तो वह जबरन बाह पकड़कर बिठा लेता। इस डर से मैं बैठ गई। वह दुनिया जहान की बातें करता रहा। बाद में मेरा हाथ पकड़कर बोला, मगम्मा, तुम कितनी अच्छी हो। जवानी में भी घरवाले ने मेरा इस तरह हाथ नहीं पकड़ा था। बाद में भी किसी और ने
इस हाथ को नहीं पकड़ा, आज उसने आकर पकड़ लिया। मैंने हाथ छुड़ा लिया और पूछा, क्या बात है रंगप्पा, आज बड़े रंग में हो? मेरा अच्छापन देखने को तुम मेरे घर वाले हो क्या? कहते हुए उठकर तेजी से चली आई। माँ जी, कल उसने पैसे मांगे थे, आज उसने पान मांगा। जिसने मड़वे के तले बैठकर मोर बांधकर गठबंधन करके हाथ थामा, वह तो कभी कभी का चला गया। भरी जवानी में घर वाले ने मुंह मोड़ लिया। कोई और होती तो यह सोचकर खुश हो जाती कि घर वाले ने तो पसंद नहीं किया, पर कोई तो पसंद करने वाला मिला। पर मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। इस बदमाश ने आकर मेरा हाथ घर वालों से भी ज्यादा हक से पकड़ लिया। यानी सब जो इसके पास जो दुख चल रहा था ना, ये सभी दुख को मगम्मा बता रही थी माँ जी को और कह रही थी कि माँ जी कैसे हूँ, आप मेरे पैसे को बचा लें और किसी तरह से आप मेरे पैसे को उस जो रंगप्पा है उससे आप छुड़वा दें। आगे की ओर बढ़िए तो आप देख सकते हैं अगला पॉइंट्स। इसमें थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आज यहीं तक रखते हैं प्यारे साथियों, क्योंकि यह चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है। तो आज बस यहीं तक रखते हैं, फिर अगले इसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।